अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था नर्सिंग थ्योरीज का यूनिट नंबर 3, जिसमें से हमने अपनी फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट कर ली थी नाइटिंगेल की लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड थ्योरी, फाये अब्देला की। ठीक है, तो ये हम आज पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में। चैप्टर नंबर आपका होगा 3 बुक से। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपने कोई भी थ्योरी अगर पढ़नी है तो आपने किस पैटर्न को फॉलो करते हुए उस थ्योरी को कवर करना है। ठीक है, तो उसी तरह आज का लेक्चर भी हम ऐसे ही करेंगे, पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें कुछ हिस्ट्री करनी होती है। ठीक है, उस थ्योरिस्ट की, उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, क्या क्या उसकी पब्लिकेशंस थी। ठीक है, उसका मेन फोकस क्या था, ये हमने करना होता है पहले। ठीक है, उसमें आ जाता है पूरा इनरो। सेकंड पे हमने क्या करना है कि जो इसकी मेजर थ्योरी है ना, जैसे कि इसकी अब 21 प्रॉब्लम्स के ऊपर है, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अगर उसने कोई कंसेप्ट दिए हैं ना उस थ्योरिस्ट ने, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आगे इसके 3 कंसेप्ट हैं और 3 ही एरियाज हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हर थ्योरी में पैराडाइम्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था पैराडाइम्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो इसके अलावा हमें लास्ट पे क्या करना होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक करनी होती है थ्योरी की। ठीक है, तो ये 5 से 6 हेडिंग्स हमने कवर करनी होती हैं हर चैप्टर में, हर थ्योरी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। अब इसका नाम क्या था, फुल नेम थ्योरिस्ट का, फाये ग्लेन एब्देला। ठीक है, पहले इसका देखेंगे कि ये कहाँ पे पैदा हुई थी, इसकी क्या एजुकेशन थी, क्या कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी। और इसके अलावा अगर इसकी एजुकेशन देखें तो इसने BS, MA, M.Ed ये सारी डिग्रीज जो हैं वो रिसीव की हुई हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और इसके अलावा इसने अपनी जो डॉक्टरल की डिग्री है वो भी कंप्लीट की थी 1955 में। ठीक है, तो आपने ये मेजर मेजर पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन कर लेने हैं, हाईलाइट कर लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ से कुछ MCQs आ जाते हैं कि जो ये जो थ्योरिस्ट है अब्देला, इसका जो है ना बेसिक क्या क्या इसकी फेमस होने की वजह क्या है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या है कि बेस्ट नॉन रिसर्चर थी ये वाली। ठीक है, अपनी कंट्री की बेस्ट नॉन रिसर्चर थी, किसके अंदर, हेल्थ और पब्लिक पॉलिसी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये क्या थी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आपने ये दोनों मार्क कर लेने हैं। उसके अलावा इसकी क्या क्या और कंट्रीब्यूशंस हैं, इसने क्या क्या फील्ड में, किस किस फील्ड में सर्व किया था। इसने स्टाफ नर्स की बेस पे भी काम किया हुआ है, हेड एज ए हेड नर्स, एज ए फैकल्टी मेंबर। ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स, रिसर्चर, और ऑथर ऑफ मोर देन 146 आर्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इसकी कितनी पब्लिकेशन थी, कितनी इसने आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश करवाए थे। तो ये आपने मार्क करना है 146 आर्टिकल। ठीक है, उनकी ये ऑथर थी। उसके बाद आगे देखें तो बस यहाँ तक आपने मेजर करना होता है कि इसकी क्या बर्थ प्लेस थी, बर्थ डेट क्या थी, इसकी मेजर एजुकेशन क्या थी, और इसका जो फेमस होने की क्या रिकॉग्निशन क्या थी इसकी। ठीक है, तो बेस्ट नोन रिसर्चर थी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट ही हेल्थ प्रॉब्लम्स की। ठीक है, और इसके अलावा आपने करना होता है इसकी पब्लिकेशंस वगैरह कितनी है, कितनी बुक्स इसने राइट की हैं। तो यहाँ तक आपने मेजर इसकी जो है ना हिस्ट्री कर लेनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसकी आगे क्या थ्योरी थी। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या था, एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब इसका जो मेजर फोकस था ना वो था पेशेंट सेंटर्ड केयर के ऊपर। इसने फोकस किया था फिलोसफी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट सेंटर्ड केयर, कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे डायग्नोज करना है, इन सब का फोकस था इस थ्योरी का। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो इसने अब 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंसेप्चुलाइज की थी एब्डेला ने और इसकी कुलीग्स ने। ठीक है, अब ये 21 प्रॉब्लम्स हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं और इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसने जो ये वाली सारी अपनी प्रॉब्लम्स की थ्योरी दी थी, वो इसने किस में दी थी, एक इसकी बुक थी पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच टू नर्सिंग। ठीक है, 1960 का एडिशन था, इसमें अपनी इसने थ्योरी दी थी 21 प्रॉब्लम्स की, जिसको हम कहते हैं टाइपोलॉजी ऑफ 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देखें तो अब 21 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है ये डायग्राम के थ्रू भी, और आगे इसको हम देखेंगे कि वन बाय वन सबको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर चाहें तो ये तो आपने लाजमी करनी होती है ना, इसकी डायग्राम आपने लाजमी बनानी होती है पेपर में, या जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा आपने साथ में डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ से कि इसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड फिजिकल कंफर्ट। ठीक है, इसकी जो पहली हमारी प्रॉब्लम के फोकस करना है हमने पेशेंट की, उसकी हमने हाइजीन को मेंटेन करना है, फिजिकल कंफर्ट को मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्टिविटी और
स्लीप एंड रेस्ट, उसको प्रमोट करना है। सेकंड पे हो गया। उसके बाद थर्ड पे क्या है, उसकी हमने सेफ्टी को प्रमोट करना है, ठीक है। उसकी हमने इंजरी से, फॉल से प्रिवेंशन करनी है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। उसके बाद क्या है, टू मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज, उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको हमने मेंटेन करना है, डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास फिफ्थ पे, हमने उसकी जो भी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन है ना उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉपर रेस्ट को मेंटेन करना है, फैसिलिटेट करना है। उसके बाद इलिमिनेशन को हमने मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। उसके अलावा क्या है कि उसके कोई भी अगर डिजीज है, कोई इलनेस है, तो उसकी बॉडी में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म को भी मेंटेन करना है, ठीक है। उसके कौन कौन से मैकेनिज्म है रेगुलेटरी, उसको हमने फैसिलिटेट करते हुए मेंटेन करना है, उसके फंक्शन को मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी स्लीप एक्टिविटी को मेंटेन करना है, स्लीप फंक्शन को मेंटेन करना है। उसके बाद उसकी क्या फीलिंग्स हैं उनको हमने प्रॉपर परसीव करना है, उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशंस को, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे वही बताया हुआ कि उसकी इमोशंस कैसे चेंज हो रहे हैं उसकी इलनेस से रिलेटेड, ठीक है। उसकी इलनेस के रिस्पॉन्स में कैसे कैसे इमोशंस आ रहे हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने उसकी कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, प्रॉपर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है 15 पे, कि हमने उसके जो भी रिलेशनशिप है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसको हमने प्रमोट करना है, उसकी हमने प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है कि उसके क्या, उसकी फैमिली के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है। उसके बाद क्या है हमारे उसकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको भी हमने मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, टू क्रिएट एंड मेंटेन अ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। हमने उसको एक प्रॉपर जो है ना सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो प्रमोट हो और रिकवरी जल्दी हो जाए पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैसिलिटेट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इंडिविजुअल विद वेरिंग फिजिकल इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स, ठीक है। इसमें हमने उसको सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करनी होती है, उसकी सेल्फ स्टीम कैसी है, उसकी जो भी उसने कैसे मैनेज करना है अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को, ठीक है। तो इसमें हमने उसको अवेयरनेस देनी होती है। उसके बाद क्या है, टू एक्सेप्ट द ऑप्टिमल पॉसिबल गोल्स इन द लाइट ऑफ लिमिटेशंस फिजिकल इमोशनल, ठीक है। मतलब कि हमने उसकी गोल्स को मीट करने के लिए हमने जो भी उसकी नीड्स हैं उसको पूरा करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने देखना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी में उसको हमने यूज़ करते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे रिजोल्व करना है, ठीक है, उसकी इलनेस को कैसे प्रिवेंट करना है। उसके बाद आता है अब यहाँ पे एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि जो उसको सोशल प्रॉब्लम आ रही है ना उसकी कम्युनिटी में, उसकी फैमिली में, उसका क्या लिंक है उसकी इलनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को रिलेट करते हुए उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको भी हमने मैनेज करना है। तो ये हमारे पास 21 प्रॉब्लम्स थी जो कि अब्देला ने अपनी थ्योरी में कंसेप्चुलाइज की थी। यहाँ से आपने इंलिस्ट करना है इनको जस्ट, और वो आगे मैंने आपको जो बताया अभी वहां से आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये इसके मेजर की पॉइंट्स हैं और आपने क्या करना है, ये अब जो है ना 21 प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ऐसे तो याद नहीं होने, तो आपने इसका निमोनिक बना लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका निमोनिक भी लिखा हुआ है, ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है, तो इस तरह आपको ये पूरा जो है ना इसकी प्रॉब्लम्स याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक होती है हमारे पास ओवर्ट प्रॉब्लम्स और एक होती है कोवर्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो ओवर्ट होती हैं वो ऑब्वियस होती हैं, जो कि हमें नजर आ रही होती हैं, नर्सिस को नजर आ रही होती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं फिजिकली, ठीक है। और एक होती है कवर्ट, कवर्ट मतलब कि जो हिडन होती हैं, कंसील्ड होती हैं, जिसको हम प्रॉपर जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि उसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, वो हिडन होती हैं। तो अब नर्सिस का रोल क्या होता है कि उसने एफर्ट करते हुए दोनों जो उसकी प्रॉब्लम्स है ना, कोवर्ट बी और ओवर्ट बी, दोनों को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, उसको फिर मीट करना होता है, उसकी नीड्स को हमने मीट करना होता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवर्ट एंड कोवर्ट प्रॉब्लम्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड टू मेक अ नर्सिंग डायग्नोज, क्योंकि हमने नर्सिंग डायग्नोज बनानी है अब, तो हमने दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने प्रॉपर जो है उसकी डायग्नोज बना के उसका प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद फिर हमने सोल्यूशन निकालना होता है उसका, ठीक है, हमने इंटरवेंशन करनी होती है। तो इसका मेजर फोकस क्या था, पेशेंट केयर के ऊपर था, ठीक है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स के ऊपर था। इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये इसकी दो कैटेगरीज करनी है नर्सिंग प्रॉब्लम की। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से अब आपने करना है कंसेप्ट यूज्ड बाय अब्देला। अब अब्देला ने कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए थे अपनी थ्योरी के अंदर, इसमें तीन कंसेप्ट है, पहले है नर्सिंग, उसके बाद हेल्थ और नर्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इन तीनों को इसने बताया था। पहले हम देखते हैं नर्सिंग। अब नर्सिंग को इसने कैसे डिफाइन किया था, इसने कहा था अब्देला डिफाइंड नर्सिंग एज सर्विस टू इंडिविजुअल्स,
कि नर्सिंग क्या है, बेसिकली सर्विसेज होती हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, पेशेंट्स को, और ये बेस करती हैं साइंस के ऊपर और आर्ट के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर ब्रांच होती है नर्सिंग नर्सिंग जो कि हमने इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं पेशेंट को और इंडिविजुअल्स को। ठीक है, उसकी नीड्स की बेस पे उसको हमने वेलनेस की तरफ लेकर जाना होता है। उसकी अगर वो सिक है तो हमने उसको जो है ना ट्रीट करना होता है, उसको क्योर करना होता है। तो ये सारी नर्सिंग के अंदर आ जाती है। हमने उसको प्रॉपर नर्सिंग और मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये सारा इसने नर्सिंग के बारे में बताया था। उसके बाद क्या है, हेल्थ। अब इसने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया था कि हेल्थ उसने कहा था डायनामिक पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग है। मतलब कि जो हेल्थ है ना वो हर टाइम पे सेम नहीं रह सकती, वो डायनामिक है, चेंज होती रहती है, उसका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। अब चेंज कैसे होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है पेशेंट का, पर्सन का, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो दोनों जो है ना वो अफेक्ट करते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। और फिर जब उसकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती है, मतलब कि चेंज होती है, तो हमने उसके जो इन्वायरमेंट में सोर्सेज है ना, रिसोर्सेज, उसको यूज करते हुए हमने रिस्क को कम करना होता है, उसकी वुलनरेबिलिटीज को कम करना होता है, ताकि हम उसको इलनेस से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है हेल्थ की। इसका मेजर फोकस क्या था कि हमने उसको बेसिकली प्रिवेंट करना होता है डिजीज से, और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसको वेलनेस की तरफ लेकर जाना होता है। तो हमारा मेजर गोल क्या होता है कि हमने उसको वेल बींग और वेलनेस प्रमोट करनी होती है उसकी। तो इसलिए फिर हम करते हैं रिहैबिलिटेशन। ये भी आपने पढ़ी होंगी, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल, ठीक है, और वोकेशनल वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड कंसेप्ट इसका, नर्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा कि नर्सिंग प्रॉब्लम जो है वो दो तरह की हैं यहाँ पे, ओवर्ट और कोवर्ट। ठीक है। जो ओवर्ट हैं वो अपेरेंट होती हैं कंडीशंस फेस्ड बाय द पेशेंट और द फैमिली। और इसके अलावा जो कवर्ट होती हैं वो कंसील्ड होती हैं या फिर हिडन होती हैं, जिसको पेशेंट सॉरी नर्स ने आइडेंटिफाई करना होता है और उसको फिर प्रॉपर उस नीड्स उन नीड्स को मेट करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें मोस्ट कॉमन कौन सी आती हैं कवर्ट में, इमोशनल नीड्स आ जाती हैं उसकी। ठीक है, सोशियोलॉजिकल और इंटरपर्सनल इन नेचर। तो ये इसकी कैटेगरीज आ गई, इसकी एग्जांपल आपने दे देनी है। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ ली इसकी टाइपोलॉजी ऑफ 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ये आपने यहाँ से इसको डिस्क्राइब करना है। आगे हम देखें तो अब जो इसकी टाइपोलॉजी है ना, इसका जो पूरा ये कंसेप्ट है, थ्योरी है, इसको तीन एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तीन एरियाज कौन कौन से हैं, सबसे पहले है फिजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड ऑफ द पेशेंट। ठीक है। अभी हमने जो 21 प्रॉब्लम्स पढ़ी ना, उन उन सारी प्रॉब्लम्स को इसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तीन एरियाज में डिवाइड किया है। ठीक है। पहला एरिया क्या है कि इसमें हमने नीड्स को देखना है, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स, वो आ जाएंगी। उस सेकंड पे हमारे पास क्या है कि हमने उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना उसको भी हमने मेंटेन करना है। ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी, सेकंड एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। और थर्ड पे क्या है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द पेशेंट, जो उसकी कॉमन केयर होती है, जैसे उसकी न्यूट्रिशन है, उसकी ऑक्सीजनेशन है, उसकी रेस्ट एक्टिविटी वगैरह। तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास उसने सारी प्रॉब्लम्स को तीन एरियाज में डिवाइड किया था। ये आपने कर लेना यहाँ से। उसके बाद आगे हम देखें तो अब यहाँ पे आते हैं पैराडाइम। जो पैराडाइम है ये हर थ्योरी के फोर हमने पढ़ने हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसके बाद हेल्थ, इन्वायरमेंट और नर्सिंग। ठीक है। तो अब इस थ्योरिस्ट ने, अब्डेला ने, इन सबको कैसे डिफाइन किया था, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग। उसने कहा था जो ह्यूमन बीइंग है ना वो क्या होता है, रेसिपिएंट ऑफ नर्सिंग एज इंडिविजुअल्स। ठीक है। कि जो ह्यूमन बीइंग है ना बेसिकली उसको हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है। चाहे अब वो जो ह्यूमन बीइंग है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, जिसको हमने नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है। अब जो उसकी नीड्स आती हैं हमारे पास वो क्या है, फिजिकल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, सोशियोलॉजिकल नीड्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती हैं। ठीक है। इन सबको हमने उसको मीट करना होता है। अब यहाँ पे जो नीड्स हैं वही बताया हुआ है, ओवर्ट नीड्स हैं और कोवर्ट नीड्स हैं। ठीक है। ओवर्ट में क्या क्या आती हैं, फिजिकल नीड्स आ जाती हैं। ठीक है, जो कि हमें शो हो रही होती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोवर्ट नीड्स हैं उसमें क्या है, इमोशनल एंड सोशल नीड्स आ जाती हैं। ठीक है। तो ये इसने डिफाइन किया था ह्यूमन बीइंग को। उसके बाद देखें तो हेल्थ, हेल्थ को इसने क्या, मैंने आपको बताया था कि इसने कहा था कि जो हेल्थ है वो डायनामिक पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग होता है। इसमें हमने कोशिश ये करनी होती है कि पेशेंट को हम वेलनेस की तरफ लेके जाएं, उसमें कोई इम्पेयरमेंट ना हो। ठीक है। अगर वो बीमार हो गया, उसको कोई डिजीज हो गया, तो हमने उसकी रिहेबिलिटेशन करनी होती है उसकी डिजीज से रिलेटेड। ठीक है। तो हमने उसकी उसकी बेसिकली हमने प्रिवेंशन करनी होती है। ठीक है। प्रिवेंशन करनी है, उसको ट्रीट करना है। ठीक है। उसमें कोई इम्पेयरमेंट ना हो और उसकी कोई ऐसी नीड ना हो जो कि अनमेट रह गई हो। ठीक है। तो ये इसको ऐसे इसने डिफाइन किया था हेल्थ को। उसके बाद हम देखें तो इन्वायरमेंट।
अब इन्वायरमेंट जो इसने ना इतना ऐसा प्रॉपर डिफाइन नहीं किया था, लीस्ट डिस्कस्ड कंसेप्ट इन हर मॉडल। हमने देखा था कि जो पिछली थ्योरी हमने पढ़ी थी नाइटिंगेल की, उसका मेजर फोकस ही इन्वायरमेंट था, ठीक है। लेकिन इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, नर्सिंग प्रॉब्लम के ऊपर इसने सॉरी, इसका मेजर फोकस क्या था, नर्सिंग प्रॉब्लम के ऊपर। तो इसका इसने इन्वायरमेंट को कम ही फोकस रखा था। लेकिन इसने ये बताया था कि जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसका इफेक्ट होता है उसकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उसकी वेलनेस के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो नर्सिंग प्रॉब्लम्स थी उसमें हमने देखा था कि हमें उसके जो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट है ना, उसको भी मेंटेन करना होता है। अब वो क्यों करना होता है कि अगर एक पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वही नेगेटिव है, ठीक है, अगर पेशेंट का इन्वायरमेंट ही नेगेटिव है तो उसका जो जो उसकी हेल्थ है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर आता है, उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी वेलनेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसका एटमोसफेयर जो है वो नेगेटिव होगा तो पेशेंट भी है जो है वो नेगेटिव होगा, उसके जो रिएक्शन है वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है आगे नर्सिंग। नर्सिंग हमने देखा कि इसमें इसका मेजर फोकस क्या था कि हमने इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। ये आर्ट और साइंस है, ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है। इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया इसका कंसेप्ट के अंदर ही। तो ये हमारे पास थे इसके 4 पैराडाइम्स, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आगे है नर्सिंग प्रोसेस। ये आपने जस्ट रीड करना होता है कि हमने अब नर्सिंग प्रोसेस को और इसकी थ्योरी को कैसे रिलेट करना है आपस में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप आता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, असेसमेंट फेज, ठीक है। असेसमेंट फेज में हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें डाटा जो है वो किस बेस पे हम करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स की बेस पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसकी कोवर्ट प्रॉब्लम्स और ओवर्ट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हमने अगर जो हमारे पास कोवर्ट है, कोवर्ट तो हमारे पास जो इसकी इमोशनल नीड्स आ जाती हैं, उसकी जो इंटरपर्सनल नीड्स हैं उसको हम असेस कर लेंगे। और जो ओवर्ट है उसमें हम फिजिकल जो भी उसका वेट, हाइट, फूड इनटेक वगैरह ये सारा असेस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने डाटा ले लेना उससे। असेसमेंट फेज में सेकंड में हम क्या करते हैं, डायग्नोज बनाते हैं। तो जब हम डाटा ले लेंगे, कोवर्ट ओवर्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाएंगी, तो उस बेस पे हम डायग्नोज बना लेंगे पेशेंट की। उसके बाद प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि उसके गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स को जो है ना उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है, रिजोल्व करने के लिए। उसके बाद लास्ट पे सॉरी फोर्थ पे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें अपने गोल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, इंटरवेंशंस करनी होती हैं। और लास्ट पे क्या है, इवेलुएशन। हमने उसकी प्रोग्रेस देखनी होती है कि क्लाइंट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने जो गोल सेट किए हैं वो हमने अचीव कर लिए कि नहीं किए, ठीक है। तो ये हमने दोनों को रिलेट करते हुए इसको बताना होता है, नर्सिंग प्रोसेस को और थ्योरी को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, करेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी। कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक, वो अब इस थ्योरी में अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। यह आपने फर्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी जो है ना करेक्टरिस्टिक, वो आपने लाजमी ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि ये हमने हर थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको पता होगा क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तभी आप अप्लाई कर सकोगे ना उस थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या थी थ्योरी की, कि जो थ्योरी है उसमें जो कंसेप्ट होते हैं वो इंटर रिलेट करने चाहिए, ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या है कि जो अब्देला की थ्योरी है ना, इसमें इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अब इसने बताया था, हेल्थ को भी बता दिया इसने जो इसके कंसेप्ट में हमने पढ़ा। उसके बाद नर्सिंग प्रॉब्लम का बता दिया इसने, ठीक है, ह्यूमन बींग का बता दिया। तो इसमें इसकी थ्योरी में डिफरेंट जो कंसेप्ट है ना वो इंटर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, हो गया। उसके बाद सेकंड पे क्या हमने पढ़ा था, इसकी करेक्टरिस्टिक जो थ्योरी है ना वो लॉजिकल होनी चाहिए। जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिकल इन नेचर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो थ्योरी इसकी है एब्डेला की, ये भी लॉजिकल इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हमने पढ़ा था कि जो थ्योरी होती है वो उसको हम जनरलाइज कर सकें, उसको हम दूसरी पॉपुलेशन पे, दूसरे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, तो ब्रॉड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी थ्योरी जो है ना, अब यहाँ पे आपने ये एमसी को याद करना है कि जो अब्देला की थ्योरी है ना वो लिमिटेड होती है, इसकी लिमिटेड टू यूज है। और इसके अलावा अब यहाँ आप ये भी आपने करना है कि इसको हम जो है ना जनरलाइज नहीं कर सकते दूसरी इंडिविजुअल्स के ऊपर और दूसरे जो है ना सोसाइटी के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑन ह्यूमन एंड सोसाइटी इन जनरल। क्योंकि इसमें हमने मोस्टली फोकस किया है नर्सिंग प्रॉब्लम्स, पेशेंट की प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये जो थ्योरी है ना वो दूसरे ह्यूमन बीइंग पे, जनरल जो सोसाइटी के होते हैं उस पर अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो इसकी जनरलाइजेबिलिटी है, जो इसका यूज है वो लिमिटेड है। ये आपने इसका एमसीक्यू याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे हमने देखा था कि वो जो थ्योरी होती है उससे आगे हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकें, उसको हम टेस्ट कर सकें। तो इसकी जो थ्योरी है अब्देला की, इसे भी हम हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, उसको उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी थ्योरी इसकी सॉरी करेक्टरिस्टिक अप्लाई हो रही है। उसके बाद क्या हमने पढ़ी थी कि जो थ्योरी है उसको डिफरेंट प्रैक्टिशनर जो है वो यूज कर सकें, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर। तो अब ये जो थ्योरी अब्देला की है इसको भी डिफरेंट प्रैक्टिशनर जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। ये भी अप्लाई हो रही है। उसके बाद लास्ट पे क्या है कि जो थ्योरी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए
प्रीवियस थ्योरीज के साथ, ठीक है, थ्योरीज के साथ, लॉस प्रिंसिपल्स के साथ। तो अब जो अब्देला की थ्योरी है वो भी कंसिस्टेंट है दूसरी थ्योरीज के साथ, जैसे कि मैस्लो की थ्योरी है। ये भी आपने पढ़ी होगी। मैस्लो की थ्योरी क्या है, नीड्स के ऊपर है ना, जिसमें हम नीड्स को कैटेगराइज करते हैं। तो ये इसके साथ जो है ना कंसिस्टेंट है, रिलेट कर रही है। उसके बाद हैंडरसन, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, इसकी भी थ्योरी जो है वो नीड्स के ऊपर ही है। तो हमने देखना है कि ये जो कंसिस्टेंट है कि नहीं है दूसरी थ्योरीज के साथ। तो ये थ्योरी जो है हमारे पास क्या कंसिस्टेंट है दूसरों के साथ। तो इस तरह ये हमारे पास जो है इसकी सारी करेक्टरिस्टिक अप्लाई हो रही हैं इस थ्योरी पे, एक्सेप्ट ये थर्ड करेक्टरिस्टिक जो कि इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, इसका लिमिटेड यूज है और लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका ये एमसीक्यू याद करना है। ये हमारा जो चैप्टर था यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया इसकी थ्योरी, ठीक है। ये आपने अच्छे से करनी है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो इसका ये, इसकी जो ये डायग्राम बनी हुई है ना प्रॉब्लम्स की, ये आपने अच्छे से करना है। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स की टाइप है वो कोवर्ट और ओवर्ट आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है। बाकी जो करेक्टरिस्टिक हैं, ये जो पैराडाइम है, ये तो पूछ ही सकते हैं, तो आपने ये भी लाजमी करने होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से रीड करना है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी अगली थ्योरी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जिस इसकी हिस्ट्री है, ये आपको ऐसे याद नहीं होनी। आपने इसके जो है ना नोट्स बना, मतलब कि नोट्स तो क्या, आप इसको यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अब्देला है वो बेस्ट नोन रिसर्चर, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे लिख दें इसकी बर्थ डेट, उसके अलावा जिसकी कंट्रीब्यूशन थी, इसके कितने आर्टिकल थे। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स जो है ना आप सुपरफिशली यहाँ पे इसके ऊपर ही लिख लेना, ताकि जब भी आप चैप्टर खोलें तो आपको साथ ही याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आपको इसकी जो है ना इसकी हिस्ट्री याद हो जाएगी। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे अगली। अल्लाह हाफिज।